वो 24 तारीख में होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, समर्पित, ऊर्जावान और समाज के लिए मर मिटने वाले नौजवान और बुद्धिजीवी वर्ग के जो हमारे लोग हैं, हमारे जिम्मेदार जो अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, उनको जिसकी जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए एक आवश्यक निर्देश कुछ जो है आप लोगों को देने थे। वैसे तो मैं टीवी पे भी अपनी बात को रखता हूँ, लेकिन मेरी जो एक बड़ी ऑडियंस है, एक बड़ा समाज जो है वो फेसबुक से, ट्विटर से, अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि फ़ोन गांव के अंतिम कोने में भी है और गरीब लोगों के पास भी है, तो वहाँ तक मेरी बात चली जाती है। इसलिए बार बार मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी बिहार जैसे क्षेत्र में जाता हूँ और बहुत ऐसे गांव में जाता हूँ जहाँ रोटी की भी दिक्कत है, लेकिन वहाँ मेरी माता बहनें मुझसे कहती है कि बेटा आज तक तो फ़ोन पे देखा था, आज तुझे सामने देख लिया, आशीर्वाद देती है। तो इसलिए मैं टीवी के साथ साथ जो है अपनी बात को रखने के लिए लाइव भी आता हूँ, क्योंकि मेरे गरीब समाज के जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तो आज तक भी टीवी नहीं पहुँच पाए। टीवी है तो केबल नहीं है, वो चैनल्स नहीं जिस पे वो देख लें। तो 24 तारीख का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी ये आप सब बेहतर जानते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने के लिए कोरोना जो काल था, उसमें जो लॉकडाउन था, उसमें इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार थे धीरे धीरे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे समय में लोग सड़क पर नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डरकर जो है तुरंत चुनाव करवाने का निर्णय लिया। तो चुनाव में भी हम उनको जो है जवाब देने का काम करेंगे वोट के आधार पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी देश का संविधान बचाना है, क्योंकि देश के अंतिम व्यक्ति की भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है कि वो इस देश के संविधान की सुरक्षा करे। और आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी भी इस देश के संविधान को पसंद नहीं करते थे और उस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। तो जिस तरह से तमाम तरह के जो हैं विश्वासघात जनता से किए गए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। मैं अभी के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध है किसानों के खिलाफ। जो अध्यादेश में नाम तो किसानों का जोड़ा है, किसानों के लिए अध्यादेश लाए गए, लेकिन वो अध्यादेश जो है वो मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए जनता की आवाज़ को नकार कर, किसानों की आवाज़ को नकार कर, गरीबों की आवाज़ को नकार कर जो है वो बिल पास करवाए हैं उन्होंने। ऐसे सीए, एनपीआर, एनआरसी को उन्होंने लागू कराया था। तो जो जनता की भावनाओं के खिलाफ वो लोग फैसले ले रहे हैं, यही इनके सत्ता से बेदखल होने के कारण बनेंगे। जनता समझदार हो रही है, पूरे देश का किसान विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने कुछ नहीं सुना और वो तीनों अध्यादेश जो है पास करवा दिए। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी जो है तानाशाही कर रही है, उनको जनता की भावना से कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, पूरे देश में उपचुनाव है, तो वो काम उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो अब दंगे कराने का काम करेंगे। वो अब जो है राष्ट्रवाद का झूठा ढिंडोरा पीटने का काम करेंगे। वो अब धर्म और जाति की राजनीति करेंगे, कश्मीर और पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आप लोग जो है संविधान पर टिके रहना। मुझसे खतरा भी यही है कि मेरे वजह से जो है वो जो एकता बनती है कमजोर तबके के लोगों में, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों में और गरीबों में, उन लोगों की मैं जो बात उठाता हूं, जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, तो मुझसे तकलीफ भी है सरकार को। इसलिए मुझे बार बार जेल में डाला जाता है और तमाम तरह की परेशानी जाने पर, अपने पीड़ित परिवार से मिलने जाने पर मुकदमे होते हैं, मोटरसाइकिलें जब्त कर ली जाती हैं, गाड़ियाँ, टेम्पू जब्त कर ले जाते हैं, साइकिलें जब्त कर ली जाती, जैसे आजमगढ़ में हुआ। ये तानाशाही है। तो कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मैं ज्ञापन के बारे में आपको बता दूं
कि जिस तरह से एक राजनीतिक संगठन को चलाने की, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसको आज़ाद समाज पार्टी के नाम से आप जानते हैं, जिस तरह से भीम आर्मी को अपने खून से सींचने का आप सब लोगों ने काम किया, उसी तरह से इस देश को भी हमें अपने खून से सींचना और इस देश को जो है, जो पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है। क्योंकि मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों से मिलकर जो है इस देश को कमज़ोर बना देना चाहते हैं, इस देश में रहने वाले लोगों को गुलाम बना देना चाहते हैं, जिससे पूंजीपति इस देश में राज करें। हमें अपने देश को बचाना होगा। इसी कड़ी में ये आंदोलन, अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं पहले ही सरकार को बता देता कि हमें कितनी क्षमता, हमने पहले भी ये साबित किया, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे दिल्ली में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का जो मंदिर तोड़ा गया था, जो गुरु घर तोड़ा गया था, उसको बचाने का मामला हो, या उसके अलग जो है 23 फरवरी का भारत बंद का मामला आरक्षण को लेके, तो हम जवाब दे सकते थे, क्योंकि हम संसद में बहुमत में नहीं है तो सड़क पे बहुमत में तो है ही। अब तो हम प्रयास कर रहे हैं कि संघर्षी लोगों को संसद और विधानसभा में भेजने का काम अब जो हम करेंगे आप लोगों के माध्यम से। तो आपको करना क्या है कि 24 फरवरी को आपको सभी जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को के क्रांतिकारी साथियों को मिलकर जो है संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन देना है। 2 ज्ञापन आप लोग जो हैं, मैंने भीम आर्मी के लिए भी और आजाद समाज पार्टी के लिए भी, हमारे सामाजिक संगठन के लिए भी और हमारे राजनीतिक संगठन के लिए भी ज्ञापन तैयार करवाए, वो मैंने भेज दिए सभी जिला अध्यक्षों के पास, प्रदेश अध्यक्षों के पास। वो ज्ञापन की फोटोकॉपी सभी जिला अध्यक्ष निकाल लें, उसका प्रिंट आउट, और जिला अधिकारी को वो ज्ञापन जो है बाकायदा रिसीव करवाएं, उनसे सिग्नेचर लें। और अगर जल्द ही ये किसान विरोधी अध्यादेश जो मांगे हमारी, मैं उनको आपको पढ़ के तब्दीली से बताऊंगा विस्तार से, वो मांगे पूरी नहीं होगी तो इससे बड़ा कदम जो है देश में जन आंदोलन का जो है हम लोग उठाएंगे। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे, अगर आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में उससे रहना, जिससे कि सरकारें तानाशाह ना हो। इसलिए वो मजबूर सरकार की बात करते थे कि जिस सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, सरकार मजबूर होगी तो वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगी जनहित के खिलाफ। तो मेरा कड़वा अनुभव बिहार से हुआ, हमारे लोगों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कमजोरियां वहाँ पर हैं। जिस तरह से हमारे लोग अपना समय किस तरह पास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में तो उनको बराबर के अधिकार दिए भारतीय संविधान ने, लेकिन नहीं मिले हैं क्योंकि लोग देना नहीं चाहते। तो पहली मांग जो है वो ये है कि राष्ट्र हित में जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्था जिनको बेचा जा रहा है अपने पूंजीपति मित्रों को, बड़ा एक खेल बना के इस देश में दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इस बार उसका नाम रिलायंस ग्रुप हो सकता है, उसे स्थापित करने के लिए, छोटा व्यापार खत्म करने के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों को ठगने के लिए जो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट के हालात आप जानते हैं कि प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में किस तरह से जो लूट खसोट होती है। मैंने उदाहरण के तौर पे कल भी मीडिया के माध्यम से बताया था कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की फीस आप देख लीजिए, प्राइवेट ट्रेन और सरकारी ट्रेन की जो है आप टिकट के पैसे देख लीजिए, या किसी भी तरह के प्राइवेट सामान की और सरकारी सामान जो मिलता है उसकी तुलना आप कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट क्या है। और प्राइवेट में जो सुविधाएं आपको हैं, सुविधाओं के नाम पर कितनी मोटी रकम जो है वसूली जाती है, और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेहतर जानते हैं। सरकारी में लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार से जुड़े लोगों की, सरकार के वो आम आदमी के लिए सरकारी संस्थाएं आम आदमी के हितों के लिए है, उन पर जवाबदेही है, उन पर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं करा सकते हैं। प्राइवेट में तो अगर हॉस्पिटल में आपके व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो लाश भी तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप पैसे नहीं जमा करेंगे। ये प्राइवेट है, आपको समझना पड़ेगा। गरीबों के लिए प्राइवेट का कोई मामला नहीं। मैं एक और लाइन से समझा देता हूँ। अगर सोचिए कि सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए जाता है कि वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, तो ये सुविधाएं तो सरकारी हॉस्पिटल में भी की जा सकती थी। आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का इसलिए एडमिशन कराता है कि वो कहते हैं सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तनख्वाह तो सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है, लेकिन हो क्यों नहीं रही है? हो इसलिए नहीं रही है कि अगर षड्यंत्र से वहाँ पढ़ाई को नहीं रोका जाएगा तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्या होगी। अगर षड्यंत्र से सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं अगर हो जाएंगी तो षड्यंत्र करके ही तो प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे।
अगर वहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होंगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? तो अगर सरकारी सुविधाएं होंगी तो प्राइवेट की क्या जरूरत है? अगर सस्ती सुविधाएं होंगी तो प्राइवेट की क्या जरूरत है? ये बात समझने की बात है। कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, जिन पे धार्मिक गुलामी जो है, जिन पे मानसिक गुलामी जो है चढ़ी हुई है, कुछ दिनों में समझ में आएगी। किसानों को समझ में आ रही है, नौजवानों को समझ में आ रही है, गरीबों को समझ में आ रही है। इस सरकार में इस तरह महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको समझ में आ रही है। इन्होंने ये अध्यादेश ला के किसानों की कमर तोड़ दी। लॉकडाउन के समय में इन्होंने बिना नीति के लॉकडाउन करके मजदूरों की, गरीबों की कमर तोड़ दी। इन्होंने नई शिक्षा नीति लाके उसमें जो इनके सरकारी हथकंडे जो अभी आपने नहीं देखे हैं, प्राइवेट की महंगी शिक्षा करके इन्होंने नौजवानों की कमर तोड़ दी, युवाओं की कमर तोड़ दी, स्टूडेंट की कमर तोड़ दी। जिस तरह से इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट खत्म करने शुरू किए, करोड़ों माँ बाप के सपने थे कि उनके बच्चे सरकारी नौकरियां करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। बड़ी तैयारी से उन्होंने उन बच्चों पे मेहनत की थी। ये सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म करके उनके सपनों ख़त्म कर रहे हैं। और दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के, जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, बैकवर्ड जो मुस्लिम हैं, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको ख़त्म करने का बड़ा षड्यंत्र ये है। क्योंकि 2 अप्रैल को आपकी ताकत से लोग डर गए थे। इनको पता है कुछ भी अगर किया जाएगा तो आपके खिलाफ जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन में वो ताकत है, किसी की भी सत्ता को उखाड़ सकते हैं। तो इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो पहली मांग यही है कि सारी सरकारी उपकरणों को जो बेचा जा रहा है उनको बंद किया जाए, निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। दूसरी मांग यह है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था जो है की जाए, क्योंकि जो लोग आज भी इतना भेदभाव करते हैं ओप्रेस्ड क्लास के लोगों से, वंचित शोषित समाज के लोगों से, जो के बच्चों से, नौजवानों से, महिलाओं से जो इतना इस तरह का भेदभाव करते हैं। कई मामले ऐसे हैं जैसे मरने के बाद भी लाश नहीं जलने देते, मूछे रखने पे जो है मार पिटाई करते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे जिस तरह की जो होते हैं, वही लोग आज बैठे हुए, उन्हीं की सरकारें हैं। वो हमारे लोगों को कहाँ और किस पद पे रोजगार देंगे आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए जितने भी निजी क्षेत्र हैं उनमें जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये एक मजबूत मांग है। और अभी लेटरल एंट्री आउट जो है आउटसोर्सिंग पे और संविदा पे जिस तरह से इन्होंने वैकेंसी निकाल के सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया है, जिस तरह से इन्होंने नए सरकारी पद सृजन नहीं होंगे उसकी भी बात की है, उसके लिए भी ऑर्डर निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो युवाओं ने पूरे देश में आंदोलन किया, और युवाओं की मजबूत आवाज़ को बल देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर नौजवान काम करते हैं, बहादुर नौजवान योद्धा काम करते हैं, उनकी मांग को ध्यान रखते हैं इसमें तीसरी मांग ये रखी गई कि सरकार जो है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमने नौजवानों को हमने रोजगार देने का ठेका नहीं ले रखा। आपने सरकार में आप बैठे हैं, आपसे अगर नहीं रोजगार दिया जा रहा, जैसे हमने नारा भी दिया कि काम दो या पगार दो, युवाओं को रोजगार दो, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, रोजगार नहीं दे पाते, तो आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तो चौथी मांग जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए। मैं भी नोएडा में गया था सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में, मैंने उनसे वादा किया था इस मांग को मैं पूरे देश स्तरीय, राष्ट्रव्यापी स्तर पे जो है उठाऊंगा। तो ये मांग है हमारी कि सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन के आधार पर जो है उनकी जो संविदा और कई तरह से जो ठेकेदारी की पे आपने उनको नौकरी आप करवा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको आप कहते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में भी घर पे ना रह के जनता की सेवा की, उनको आप लाठियों से पीटते हैं, उनको आप जेल भेजते हैं, उनकी हमारी माताओं बहनों पे आप जो है लाठियां बजाते हैं। तो मैंने तो कहा कि जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे तो पहले दिन मैं ऐसे सभी कर्मचारियों को जो है नियमित कर दूंगा। लेकिन सरकार से भी हमारी मांग रहेगी कि इन्हें नियमित किया जाए और एक सरकारी नियुक्ति इनको जो है दी जाए, जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि सीवर में हमारे लोग मरते हैं, तरह तरह का अपमान हम लोग सहते हैं। यहाँ काम करने वाले की वैल्यू नहीं है, यहाँ जाति देख के लोग जो हैं इंसान की वैल्यू समझते हैं। जातिवाद इस देश के लिए अभिशाप है, मुझे इससे नफरत है। तो पांचवी मांग जो है, क्योंकि आज के समय में वर्तमान में मैंने ये महसूस किया और एक बड़ा आंदोलन किसानों के पक्ष में चल रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों की तकलीफ को समझता हूँ, मैंने खेती की है। जिस तरह से ये अध्यादेश उनके खिलाफ लाए गए हैं, उनको गुलाम बनाने की, निजी कंपनियों के हाथ उनको मजबूर कर देने की और उनकी जो ताकत है उनको छीन लेने की, ये जो प्रयास किया गया है, किसानों ने इसके खिलाफ हुंकार भरी है, हम लोग उनके साथ हैं।
राष्ट्रव्यापी स्तर पे जो है इस मांग को उठाया जाएगा कि ये तीनों अध्यादेश जो है वापस होने चाहिए और अध्यादेश वही लागू हो देश में जिसको जनता चाहती है, क्योंकि ये राजतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो इस देश में वही होगा जो जनता चाहती है और ये पांचों मांगे जो हैं वो जनता की, और जनता इस पे जो है मजबूती से जवाब भी देगी। अब मैं जो निर्देश है वो आप सब लोग ये हैं कि आपको अपनी मांगों की तख्तियां बनानी है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए मास्क और ग्लव्स का जो है प्रयोग करना है। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया। मैं अक्सर जो है सुनता हूं कि सामाजिक दूरी बना के रखिए, जबकि सामाजिक दूरी तो इस देश में बहुत दिनों से है। फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो है आप लोग अपना ज्ञापन दें। जैसा मैंने कहा कि अपनी तख्तियां बनाइए, अपने पोस्टर झंडों को रखिए, अपनी मांगों को जो है सरकार के लोगों के सामने, जो आज लोग सरकारी कर्मचारियों के आगे दोहराइए। उनको कहिए कि इन मांग को पूरा कराने के लिए सरकार को जो है अपनी तरफ से इस मांग को आगे बढ़ाएं। इस ज्ञापन को जो है महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में यही अपनी आवाज़ उठाने का जरिया है। तो तख्तियाँ जरूर बनाएं और ज्ञापन दें, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का, मास्क का प्रयोग करें। संवैधानिक दृष्टि से अपने ज्ञापन को दें, अपनी पुरजोर मांग को रखते हुए। और आगे जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अगर सरकार हमारी मांगों को सीरियसली नहीं लेती है तो इसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में होगा 2 अप्रैल जैसा। अगर इस तरह के कानून लाके गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का, शिक्षित बेरोजगारों का, पढ़ने वाले नौजवानों का यही सोचा जाएगा, सरकार सोचेगी, तो ये हम चलने नहीं देंगे। अपने देश को हम लोग कमज़ोर होने नहीं देंगे। आर्थिक व्यवस्था आप देख लीजिए कहाँ है, ये किसकी देन है। यहाँ जुडिशरी भी है, मगर आप देख लीजिए कि जहाँ सुमोटो लेके सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने का जो है जन आंदोलन भी हम लोग तैयार करेंगे। और माननीय न्यायालय को भी इन पे जो है संज्ञान लेना चाहिए। ये निकम्मी सरकार है, इनके पास कोई नीति नहीं। ये वोट मांगने के लिए सिर्फ जाति धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। इस देश में किसान से बड़ा, किसान इस देश की रीढ़ है, किसान से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी इस बात को कहा करते थे कि किसान जो है इस देश की रीढ़ है, और रीढ़ को कमज़ोर नहीं किया जाता, रीढ़ को मजबूत बनाया जाता है। तो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को के हितों को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन पत्र जो है आप सरकारी जो हैं जिला मुख्यालय पे जो अधिकारी संबंधित हैं उनको सौंपें और अपनी मांग को मजबूत करें। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए 24 तारीख के आंदोलन के लिए। इसी तरह से इस देश में जन आंदोलन की ताकत को मजबूत रखिए और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।